पर ये गरीबी की परछाई, वो साया, वो बादल छटने को तैयार नहीं है। दो राजनीतिक मेहमान और हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपर्ट की व्यू भी ले लूं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, ये गरीबी का नैरेटिव इतने सालों से, और वो आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, और आप पढ़ा भी रहे होंगे, इंडिया इज अ रिच नेशन बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर। ये कब तक चलता रहेगा? और कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार इस मामले में कोई गंभीर दिखती है क्या? आंकड़े या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश होंगे, या बिल्कुल दबा दिए जाएंगे, या उन पर चर्चा ही नहीं होगी। सर, अनम्यूट कीजिए। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर लिए। मैं कोशिश करता हूं संक्षेप में आपके सवालों का जवाब देने का। तो एक बात तो हमें मालूम है कि सन 73 में पहली बार हमने गरीबी के बारे में एक कंसिस्टेंट पॉवर्टी लाइन के आधार पे आंकड़े इकट्ठा करने शुरू किए, और वो आंकड़े हमको NSSO के आधार पे जो सर्वे करता है उससे पता चलता रहा है कि 2012 तक निरंतर जो अनुपात है गरीबों का जनसंख्या में वो कम होता रहा। यानी कि गरीबी जो 22% का आंकड़ा 2012 का है, वही आखिरी पुख्ता सरकारी दम पर आंकड़ा है। उसके बाद जो भी आंकड़े हैं वो सरकार ने दबा दिए, और अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हो रहा है रो पीट करके, वो 22-23 में चल रहा है, और फिर सरकार ने ये निर्णय भी ले लिया है कि उसको जारी रखेंगे 23-24 में। यानी कि अब आपको आंकड़े बहुत जल्दी मिलेंगे, तो 24 के अंत तक मिलेंगे। तो पहली बात तो ये। अब इन्हीं वजहों से स्थिति ये है कि एक तरफ तो दत्ता जी कहते हैं कि 21-22 करोड़ लोग गरीबी से नीचे हैं, और उससे लगभग मिलता जुलता आंकड़ा मैंने अभी प्रोफेसर बिबेक देबरॉय का देखा है, जो चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं, और उन्होंने कहा है कि 18% पीरियोडिक लेबर फोर्स के आधार पे गरीब लोग हैं हमारे देश में। और ये आंकड़ा लगभग मेरे आंकड़े से मेल खाता है, बिबेक का आंकड़ा। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक पूर्व सदस्य श्री भल्ला हैं, डॉक्टर भल्ला, जो IMF का पेपर पहले साइट किया गया, वो IMF का पेपर नहीं है, केवल वो भल्ला साहब का निजी व्यू है, क्योंकि वो वर्किंग पेपर है। और उसमें वो तो जी सुरजीत भल्ला, वो ये हमको प्रूफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे साल भर पहले कि गरीब इतना कम हो गया है कि 1% से कम हो गया है। और वही आधार है प्रधानमंत्री जी का के वक्तव्य का। तो बड़ी आंकड़ों के मामले में चिंताजनक बहुत स्थिति है। मैं उन आंकड़ों की बात कर देता हूं संदीप जी। नहीं, मुझे पहले ये बताइए, सरकार की तरफ से आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा है? IMF हो या इंडिपेंडेंट पेपर हो सुरजीत भल्ला का, उस पर हमें क्यों निर्भर रहना पड़े? हम क्यों CMIE का आंकड़ा देखें, या पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों को खंगालते रहे, उनको कलेक्ट और कोलेट करते रहे? सीधा क्यों नहीं आ जाता आंकड़ा? बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आपने। बड़ी जल्दी से शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में ये बात कही थी कि 17-18 में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे किया गया था, और उसके आंकड़े सरकार को पसंद नहीं आए, और उसमें बताया गया बाद में कि उसमें कुछ मेथोडोलॉजिकल मुश्किलात हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे पास आज तक आंकड़े नहीं हैं। और फिर 5 साल गुजर गए, वही मैं कह रहा था कि 5 साल गुजर गए, और फिर 22-23 में शुरू हुआ, और वो अभी भी चल रहा है 22-23 वाला, और फिर अब 23-24। अब हम तो ये उम्मीद लगाए थे कि 23 में खत्म हो जाएगा, तो हमको 23 के अंत तक या 24 के शुरू में आंकड़े मिल जाएंगे। तो मोटी बात ये, एक मिनट प्रोफेसर, मोटी बात ये देखिए, आज का जो युग है, एक लाभार्थी जाति भी है। और लाभार्थी क्या होता है कि जिसको कुछ अलग से सरकार को देने की दरकार होनी चाहिए, ताकि वो बाकी लोगों के बराबर आ सके, गैर बराबरी खत्म हो, वो आर्थिक हो, वो सामाजिक हो। तो अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं, तो ये बेनिफिशियरीज को आप टारगेट कैसे कर पाओगे?
वो लाभार्थी चिन्हित कैसे होंगे वो वर्ग? हाँ, तो चिन्हित करने का तरीका तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस था, जो 2011 और 14 के बीच में पिछली सरकार ने किया था। उसी के आधार पे आप चिन्हित कर रहे हैं, उसी के आधार पे, अधिकतर उसी के आधार पे ये प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पैसे दिए जा रहे हैं, और बाकी बहुत सी राज्य और केंद्र की सरकार के कार्यक्रम चलते हैं और उनको चिन्हित इसी प्रकार किया जाता है। वो अगर ना होते तो वो ये काम जो हो रहा है वो ना हो पाता। तो दोनों काम पिछली सरकार ने किया था और दोनों काम इस सरकार में दुखद बात यह है कि नहीं किया है। ये करना नहीं, चाहिए। पर इनमें कुछ और चीजें भी जुड़ जाती हैं क्या प्रोफेसर साहब? जैसे 2014 से पहले नौकरी पेशा लोग देश में 42.8 करोड़, यानी कि 42 करोड़ 80 लाख, वो गिरकर 41 करोड़ 1 लाख हो गया है। लगभग 1.25 करोड़ रोजगार कम हो गए। बेरोजगारी की दर 8.11%। रोजगार अगर नहीं मिल रहे हैं, लेबर पार्टिसिपेशन रेट अगर वो नकारात्मक होता दिखाई देता है, तो ये तो सीधी कोरिलेट की जा सकती है ना चीजें, हमें गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं। जी हुजूर, संदीप जी, मैंने ये कोरिलेट कर रखा है और इससे साफ जाहिर होता है कि हम इससे ये अभिप्राय निकाल सकते हैं कि क्योंकि नौकरी पेशा लोगों की संख्या कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। तीसरी बात, रोजगार दर यानी कि रियल वेजेस भी बिल्कुल फ्लैट हैं या गिर रही हैं। और ये साफ हो जाए आपके श्रोताओं को कि महंगाई की दर इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि रोजगार दर उसके मुताबिक बढ़ती। और ये बड़ा कहा जाता है कि 2014 से पहले महंगाई दर बहुत तेज थी और हमने तो महंगाई दर कम कर दी। मगर पॉइंट यह है कि तब क्योंकि रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे थे, इस वजह से रोजगार दर यानी कि रियल वेजेस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन निरंतर बढ़ रही थी। इसी वजह से गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे उनकी संख्या जबरदस्त तौर से कम हुई। और ये बड़ी दुखद बात है कि कांग्रेस पूरी तरीके से नाकाम थी 2014 के इलेक्शन से पहले और 2019 के इलेक्शन से पहले इस जनता को बताने के लिए कि हमने पुख्ता तौर पे 14 करोड़ लोगों को तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन से ऊपर उभारा था, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट 8% थी। और मगर ये सरकार, जब हम आंकड़े हमको ये निरंतर ये इन्फर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं क्योंकि रोजगार की बढ़ी है बेरोजगारी, ये सरकार उल्टा बताने की कोशिश करी कि हमने तो गरीबी को खत्म कर दिया। तो मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है और गरीबी